चलिए अगला हमारा टॉपिक है फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज। ठीक है, ये अब एक नया सेक्शन कह लीजिए जो स्टार्ट कर रहे हैं, फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज। अभी तक क्या डिस्कस करते आ रहे हैं, तो यही तो डिस्कस करते आ रहे हैं कि भाई एक चार्ज पार्टिकल है, वो चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, मोशन में आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला काम निपटा दिया, अब मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कहानी स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ये हमारे पास एक चार्ज है Q। अच्छा, अब ये जो सारी बातें, दिस इज कंप्लीटली एक्सपेरिमेंटल। ठीक है, अब मैं कुछ अपने मन से नहीं कहूंगा, सारी बातें एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड। ठीक है, तो ये कोई चार्ज पार्टिकल, इसके पास वेलोसिटी है इस दिशा में। ठीक है, जिस दिशा में वेलोसिटी होती है उस लाइन का क्या नाम होता है? इस लाइन का नाम होता है लाइन ऑफ मोशन। लाइन ऑफ मोशन। तो ये चार्ज पार्टिकल भाग रहा है ऐसा, तो इस चार्ज पार्टिकल के भागने की वजह से इसके आस पड़ोस में मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। कौन सा फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इस चार्ज पार्टिकल के भागने की वजह से बनने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड बी है, वो मैग्नेटिक फील्ड किन किन बातों पर डिपेंड करेगी ये सुनिएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मतलब जितना बड़ा चार्ज पार्टिकल भागेगा उतनी तगड़ी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। दूसरी बात, जितनी वेलोसिटी से भागेगा उतनी तगड़ी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। ठीक है, ये दो बातें क्लियर है। मान लेते हैं कि इसी चार्ज पार्टिकल के भागने की वजह से आपको इधर किसी पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना था, इधर किसी पॉइंट पी पर, और ये वेलोसिटी, तो चार्ज पार्टिकल से इस पॉइंट पी की तरफ जाने वाला ये जो वेक्टर है, ये हमारा पोजीशन वेक्टर है, और ये वेलोसिटी वेक्टर इस दिशा में था। तो इन दोनों के बीच बनने वाले इस एंगल का नाम हम लोग रख लेते हैं थीटा। ठीक है, तीसरी बात कि यही बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा साइन थीटा के। किसके? साइन थीटा के। और चौथी और आखिरी बात, ये बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ भी फॉलो करेगी, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन बिटवीन दैट पॉइंट एंड द पोजीशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल। ये पॉइंट वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर की फील्ड निकालना है। ठीक, इन चारों बातों को समराइज करके हम लोग कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू, ठीक है क्या, चलिए पहले तो ये प्रोपोर्शनल टू क्यू वी साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ओके, तो ये प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो क्या लिखकर आएंगे? कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है आपको पता है? दिस इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू वी साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर, ये लिखिए। दिस इज रिजल्ट। ये रिजल्ट तो आपको याद होना ही चाहिए। ठीक है, अब इसी रिजल्ट को देखकर ये बताइए कि यदि आपसे कोई पूछ ले मुझे इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बता दो, इस पॉइंट पर, तो आपका आर वेक्टर इधर ही चला आएगा, तो आर वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल थीटा कितना हो जाएगा? 0। थीटा 0 तो साइन 0 इज 0, यानी इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? 0। या सिमिलरली इस पॉइंट पर कोई मैग्नेटिक फील्ड पूछ ले तो इस पॉइंट पर भी मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? 0। यानी कोई मूविंग चार्ज अपने लाइन ऑफ मोशन के किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ मोशन से ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं कहीं पर भी होगी, लाइन ऑफ मोशन पे नहीं होगी। ठीक है, ओके, तो ये क्या था हमारे पास एक्सप्रेशन? ये क्यू वी साइन थीटा अपॉन आर। हाँ, इसका वेक्टर फॉर्म लिखते हैं वेक्टर फॉर्म लिखते हैं। ठीक है, ओके, तो मैं ये कह रहा हूं कि ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर टर्म है, वेक्टर टर्म। यदि ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर टर्म है तो इसका वेक्टर फॉर्म देखिए इधर, वेक्टर फॉर्म बी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, क्यू टाइम्स ऑफ वी वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यू। ठीक है,
कैसा आ गया? V क्रॉस R डायरेक्शन दे देगा मैग्नेटिक फील्ड की। Q क्रॉस V, अच्छा नहीं, जहां कहीं पर भी आप वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो वहां पर चार्ज को विद साइन रखिएगा, चार्ज को साइन के साथ। चलिए वेक्टर फॉर्म में क्यों बता रहा हूं जरा देखिएगा। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बी वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर से मिलेगा, है ना। वी क्रॉस आर कहने का मतलब है कि इसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए, तो अपने राइट हैंड के फिंगर्स को वी वेक्टर की तरफ अलाइन कीजिए और कर्ल कीजिए आर की तरफ। थंब कहां आ रहा है? कमिंग आउट ऑफ द प्लेन, यानी इस पॉइंट पर बनने वाले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन प्लेन में बाहर की तरफ। फिर से सुनिए, यदि ये पॉइंट भी यहां ना होकर के यहां पर भी होता या यहां पर होता या यहां पर होता, कहीं पर भी इस रीजन में होता, इस रीजन में कहीं पर भी होता, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे पता चलेगा? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वी वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर से पता चलेगा। तो कहने का मतलब है अपने राइट हैंड के फिंगर्स को वी की तरफ अलाइन कीजिए, वी की तरफ ऐसे अलाइन कीजिएगा कि आप फिर नेचुरली कर्ल कर सकें आर की तरफ। तो आप बोलेंगे कि भाई वी की तरफ तो हम लोग ऐसा भी अलाइन कर सकते थे, ऐसा भी अलाइन कर सकते थे, ऐसा भी अलाइन कर सकते थे, लेकिन आपको अलाइन ऐसा करना है। क्यों? क्योंकि आपको कर्ल करना है आर की तरफ। आर कहां है? ऊपर ऊपर। तो ये जो थंब है, थंब वी क्रॉस आर की डायरेक्शन दे रहा है, थंब वी क्रॉस आर की डायरेक्शन दे रहा है, यानी कि इस पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन। ठीक है, मान लेते हैं कि हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना हुआ। फिर से देखिए, फिर से देखिए, ये कोई एक चार्ज, ठीक है, इस चार्ज के पास लेट्स से वेलोसिटी v वेक्टर इस दिशा में, ठीक है। तो ये हो गया इसका पूरा लाइन ऑफ मोशन। बताइए इस लाइन ऑफ मोशन के किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा क्या? नहीं। यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड कितना? 0। यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड कितना? 0। ठीक है, मान लेते हैं कोई आपसे बोले कि मुझे इधर किसी पॉइंट, ये यहां किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो आप क्या करेंगे? ऐसा सा एक वेक्टर बना देंगे, ये वेक्टर होगा हमारा आर वेक्टर, ठीक है। तो अब देखिए, ये वी वेक्टर की तरफ फिंगर अलाइन कीजिए और आर वेक्टर की तरफ कर्ल कीजिए। थंब कहां आ रहा है? प्लेन में अंदर। ये सारे काम आपको अपने राइट हैंड से करने हैं। तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है प्लेन में डायरेक्शन। अच्छा, ये ऐसा क्रॉस साइन जो होता है ना, क्रॉस डिनोट करता है गोइंग डाउन दी प्लेन। अरे भाई, गोइंग डाउन द प्लेन या इनटू द प्लेन या गोइंग इनसाइड द प्लेन, एक ही बात है, ठीक है। सिमिलरली आपको इधर भी कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना, इस पूरे रीजन में कहीं पर भी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टेड है प्लेन में अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, ठीक है। मान लेते हैं आपको कल को इधर किसी पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल, तो अब आप क्या करेंगे? वी वेक्टर की तरफ फिंगर अलाइन करेंगे, कर्ल करेंगे आर की तरफ। ये आर अब आपका ऐसा हो जाएगा। थंब कहां आ रहा है? कमिंग आउट ऑफ द प्लेन। तो इस पूरे रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन। ये डॉट रिप्रेजेंट करता है कमिंग आउट ऑफ प्लेन को। समझ गए? बाहर की तरफ आता वो। ओके, कोई दिक्कत है तो बताइए। अच्छा, चार्ज पार्टिकल यदि नेगेटिव हुआ तो, चार्ज पार्टिकल यदि नेगेटिव हुआ तो यस, जो डायरेक्शन आ रहा है एग्जैक्टली उसका उल्टा। जैसे मैं बोलूं कि ये यहां पर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और इस इलेक्ट्रॉन के पास वेलोसिटी है नीचे की तरफ, और फिर आपसे बोला जाए कि वेलोसिटी नीचे की तरफ है तो लाइन ऑफ मोशन तो यही होगा, दिस इज लाइन ऑफ मोशन। तो लाइन ऑफ मोशन वाले किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड होगा क्या? नहीं, लाइन ऑफ मोशन के किसी पॉइंट पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं।
मान लेते हैं आपको इधर किसी पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। ये हो गया हमारा पोजीशन आर वेक्टर, ठीक है। अब ठीक है, आइए तो वी वेक्टर की तरफ फिंगर अलाइन कीजिए। वी वेक्टर की तरफ फिंगर अलाइन करके फिर आर की तरफ कर्ल करना है। तो आप ऐसा मत फिंगर अलाइन कीजिएगा, क्योंकि ये ऐसे तो हाथ ही टूट जाएगा, ये नेचुरल कर्ल थोड़ी है, समझ रहे हैं। तो वी वेक्टर की तरफ आपको फिंगर अलाइन करना है, तो आप फिर ये ऐसा अलाइन, ऐसे ऐसे, और फिर आर की तरफ कर्ल कर रहे हैं ऐसे नेचुरल कर्ल। थंब कहाँ आ रहा है बताइए, प्लेन में अंदर आ रहा है। तो इस पूरे रीजन में जब थंब अंदर आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी प्लेन में अंदर नहीं होगा। वेरी गुड। मैग्नेटिक फील्ड कहां होगा बताइए? हाँ, क्यों हो गया मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड? क्योंकि चार्ज पार्टिकल मैंने इलेक्ट्रॉन ले रखा। तो ये आपने किया ऐसा, वी वेक्टर की तरफ फिंगर अलाइन, आर की तरफ कर्ल किया, थंब आ रहा है प्लेन में अंदर, लेकिन चार्ज पार्टिकल नेगेटिव है, तो जस्ट अपोजिट कर दीजिए, जस्ट अपोजिट। यानी इस पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हर जगह प्लेन में बाहर। अब यदि इधर की तरफ बाहर है तो ऑब्वियसली दूसरी साइड क्या होगा, प्लेन में अंदर। समझ गए क्या आप? हाँ, इसीलिए मैंने बोला चार्ज को साइन के साथ रख दीजिएगा, ठीक है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट है बायोट सेवर्ट लॉ, ठीक है। कहां? चलिए तो नेक्स्ट है बायोट सेवर्ट लॉ, ठीक है। किसी मूविंग चार्ज पार्टिकल के द्वारा बनाई जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। तो बायोट सेवर्ट लॉ हमें क्या बताता है, देखिए ऐसा सा मान लेते हैं हमारे पास कोई एक करंट कैरिंग वायर, ठीक है। इस वायर में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू है I। तो अब हमें इस करंट कैरिंग वायर के द्वारा बनाई जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड के बारे में डिस्कस करना, ठीक है। तो ये बायोट सेवर्ट लॉ अगेन एक एक्सपेरिमेंटल लॉ है, ठीक है। तो सुनिएगा, इस करंट कैरिंग वायर में हम लोग एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं, और इस छोटे से एलिमेंट को हम लोग एक नाम दे देते हैं, कहते हैं इसे करंट एलिमेंट। क्या कहते हैं बताइए? करंट एलिमेंट। इस करंट एलिमेंट को हम लोग DL से डिनोट करेंगे, और ये करंट एलिमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। क्या होगा बताइए? वेक्टर क्वांटिटी। तो इसीलिए इस DL के ऊपर एक एरो लगा देते, समझ रहे हैं। तो बायोट सेवर्ट लॉ हमें इसी DL एलिमेंट के द्वारा बनाई जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताता है। ओके, ये जो छोटा सा हमारा करंट एलिमेंट है जिसका नाम DL है या DL वेक्टर है, तो इस DL वेक्टर की डायरेक्शन भी होगी। तो अगली बात ये है कि इसकी डायरेक्शन जो होती है वो अलोंग करंट होता है। कहां होता है? जिधर करंट होता है उधर ही हमारा DL वेक्टर होता है। ओके, यानी DL वेक्टर की डायरेक्शन कहां है? ऊपर की तरफ। ओके, अब इस करंट एलिमेंट के द्वारा हमें इधर किसी पॉइंट P पर, ये जस्ट एक कोई पॉइंट है P, और हमें इस पॉइंट P पर इस DL एलिमेंट के द्वारा बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, ठीक। तो DL एलिमेंट से पॉइंट P की तरफ जाने वाला ये जो हमारा वेक्टर है, दिस वेक्टर इज R वेक्टर, और DL एलिमेंट और R वेक्टर के बीच बनने वाला ये एंगल थीटा है। DL वेक्टर और इस R वेक्टर के बीच बनने वाला इस एंगल का नाम है थीटा। समझ गए? ओके, तो सुनिएगा, ये DL एलिमेंट इस पॉइंट P पर एक बहुत ही छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। इस छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग DB लिखते हैं। बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड DB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर होता है। यानी वायर में जितना करंट, तो बनने वाली छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज्यादा। दूसरी बात, ये बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड इस छोटे से करंट एलिमेंट DL के भी प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। ये बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा होता है। और चौथी बात कि ये जो हमारे पास बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड है ये अगेन इनवर्स स्क्वायर लॉ भी फॉलो करता है। यही हमारा बायोट-सेवर्ट लॉ है, ठीक है, कि किसी करंट कैरिंग वायर में एक छोटा सा करंट एलिमेंट डीएल वो अपने आस पड़ोस में एक छोटी मोटी मैग्नेटिक फील्ड बनाता है जिसका नाम डीबी है। ये डीबी इन चार चीजों पर डिपेंड करता है। शुरुआत में लिखे हुए तीनों टर्म के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो कर रहा है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² बोल दीजिए या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन बोल दीजिए। वेरी गुड। तो ये बनने वाली जो छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या लिखेंगे, तो इसे आप लिख लेंगे μ0/4π I इंटू DL इंटू साइन थीटा बाई r²। ठीक है, ये एक्सप्रेशन है और ये रट लेना है। ठीक है, ये एक्सप्रेशन रट लेना है। हाँ हाँ, I DL साइन थीटा बाई r²। ठीक है, बस जो हम वेलोसिटी की डायरेक्शन देते हैं आते डायरेक्शन वगैरह सब पर आते हैं। ठीक है, पहले ये देख लीजिए। ठीक है, चलिए अब आप बोलेंगे ठीक है, मतलब मेन तो कहानी वहीं से शुरू होनी चाहिए। कहां से? वो इलेक्ट्रॉन के भागने से। मतलब यहाँ पे करंट यदि इस दिशा में है, ठीक है, यदि आप बोलेंगे ये कहां से आया तो मैं इसको प्रूफ करके भी दिखा सकता हूं। देखिए ऐसा समझ लीजिए कि ये जो हमारे पास करंट कैरिंग वायर, ठीक है, इसमें से एक छोटा सा सेक्शन हम लोग लेते हैं और इसको थोड़ा मैग्नीफाई करके देखते हैं। ये वही हमारा करंट एलिमेंट है। इस छोटे से करंट एलिमेंट का लेंथ क्या है? dl। ठीक है, इस छोटे से करंट एलिमेंट की लेंथ है dl। तो इस dl एलिमेंट में यहां कहीं पर एक इलेक्ट्रॉन होगा और ये इलेक्ट्रॉन कुछ vd वेलोसिटी से नीचे की तरफ भाग रहा होगा, वेयर vd इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इस कंडक्टर का कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया रहा होगा, वो क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, और इस कंडक्टर की कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रही होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को हम लोग n मान लेते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी याद है ना, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। हमें इधर किसी पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना था, ये था हमारा पोजीशन वेक्टर R। ठीक है, तो एक छोटे से इलेक्ट्रॉनिक मोशन की वजह से, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी vd वेलोसिटी से भाग रहा है, तो उसकी वजह से इस पॉइंट P पर बनने वाली जो छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड थी dB, वो क्या लिखेंगे बताइए? तो अभी अभी लिखा μ0/4π, ठीक है, q टाइम्स ऑफ v वेक्टर क्रॉस r वेक्टर अपॉन r³, यही लिखा ना। ठीक है, तो अब यहां पर ये देखिए, ये वेक्टर फॉर्म ही लिख रहे हैं हम लोग सीधा। तो दिस dB इज इक्वल टू μ0/4π, तो ठीक है। चार्ज पार्टिकल की क्या लिख देंगे? चार्ज पार्टिकल की जगह पर क्या लिख देंगे? तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज यानी -e। ठीक है, ये vd यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है क्रॉस r अपॉन r³। तो ये एक इलेक्ट्रॉन की वजह से इस पॉइंट P पर बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड थी। आप बोलेंगे ऐसे ऐसे तो इसके अंदर ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उन सभी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनने वाली नेट मैग्नेटिक फील्ड लिखना होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन की वजह से ये है ही सही, जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं सबका नंबर यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? तो एक यूनिट वॉल्यूम में जो फ्री इलेक्ट्रॉन का नंबर है वो n है, इनटू इस सेक्शन का वॉल्यूम। तो इस सेक्शन का वॉल्यूम क्या होगा? इस सेक्शन का वॉल्यूम होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया A इनटू ये छोटा सा लेंथ dl। यही तो होगा। ठीक है, अब बताइए कुछ दिखा? तो यहां पे देखिए, ये n है, ये E है, ये A है और ये VD है। ये करंट I होता है ना। तो यही छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड यानी कि dB वेक्टर इज इक्वल टू μ0/4π
करंट आई टाइम्स ऑफ, ये डीएल अंदर आ जाएगा, तो डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। ठीक है, तो ये बातों ही बातों में हम लोगों ने निकाल लिया है। वेक्टर फॉर्म नहीं, दिस इज वेक्टर फॉर्म किसका? ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ। ये क्या है? तो वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ। चलिए समझ गया।